हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तुले आर्यस ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, रीड साइकोलॉजी की आज की टेस्ट सीरीज में हम बात करेंगे यूनिट नंबर 2 के टॉपिक अधिगम के विषय में। अधिगम से संबंधित वे कौन से प्रश्न हैं जो किसी परीक्षा में पूछे गए हैं और आगे भी किसी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं और हमारी रीड की जो एग्जाम है उसकी दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मैं आपको जानकारी दे दूँ कि रीड साइकोलॉजी का जो पूरा सिलेबस है टॉपिक वाइज कंप्लीट लेक्चर अपने हो चुके हैं। सारा सिलेबस आपको एक प्ले में मिल जाएगा और उस प्ले का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। वहां पर जाकर के आप जो है अपना पूरा सिलेबस कर सकते हैं। टॉपिक वाइज सारे लेक्चर उपलब्ध है दोस्तों। बड़े अच्छे तरीके से सारा सिलेबस पूरा किया गया है। मात्र 30-35 घंटे के अंदर आप सारा सिलेबस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टेस्ट को और देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न है स्कीमा का मतलब क्या है। क्या मतलब है दोस्तों? खंडन क्रिया विधि है, अधिगम विधि है, लंबे समय के याददाश्त में सूचना के संगठित पैकेट्स का एकत्रित होना है या फिर शारीरिक प्रतिवाद क्रिया विधि है। आपको बताना है दोस्तों स्कीमा क्या है। क्या है दोस्तों? सही आंसर तो चेक कर लीजिएगा, वो है हमारा नंबर 3। लंबे समय के याददाश्त में सूचना के संगठित पैकेट्स का एकत्रित होना क्या कहलाता है? स्कीमा के अंतर्गत आता है। अगले प्रश्न को देखिएगा, निम्न में से किसने सामाजिक रचनावाद दर्शन पर अत्यधिक बल दिया है? किस पर सामाजिक रचनावाद दर्शन पर सबसे ज्यादा बल देने वाले विद्वान हैं? वाइगोत्स्की, पियाजे हैं, डेवी है या फिर कोलबर्ग हैं? कौन है दोस्तों सामाजिक रचनावाद दर्शन पर सबसे ज्यादा बल देने वाले? तो दोस्तों वे है हमारे वाइगोत्स्की। सही आंसर क्या होगा? वाइगोत्स्की होगा। अगले प्रश्न को देखिएगा, अत्यंत निपुणतापूर्ण अधिगम पद्धति। अत्यंत निपुणतापूर्ण अधिगम पद्धति जिस पर बांडुरा और वोल्टर ने बल दिया है वे हैं पुरस्कार और दंड है, निरीक्षण युक्त अधिगम या अनुकरण है, स्ववास्तवीकरण है या फिर इनमें से कोई नहीं। अत्यंत निपुणतापूर्ण अधिगम जिस पर बांडुरा और वोल्टर ने बल दिया है दोस्तों, क्या है दोस्तों? वो सही आंसर तो चेक करिएगा, वो हमारा नंबर 2 निरीक्षण युक्त अधिगम या फिर अनुकरण। देखिए बांडुरा का जो अधिगम का सिद्धांत है, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है, वो निरीक्षण पर ही आधारित है। बालक जो है वो किसी दृश्य का, किसी सीन का अवलोकन करता है, किसी चीज को वो किसी माध्यम से भी हो सकता है दोस्तों, नाटक के माध्यम से या टीवी में देखता है, वो उसका अनुकरण करता है, वैसा ही व्यवहार करने का प्रयास करता है। अगर वैसा व्यवहार समाज को अच्छा लगता है तो वो उस चीज को सीख लेता है, अन्यथा उसको छोड़ दिया करता है दोस्तों। तो बात करें अगले प्रश्न की, चौथा हमारा प्रश्न है, बावलोव के प्रयोग में कुत्ता न केवल मांस प्रदाता के मांस सीधे मुंह में रखने से लार टपकता है किंतु इससे पहले भी, अर्थात जब सीढ़ियों से नीचे आने वाले प्रशिक्षक के कदमों की आवाज सुनता है तो इस समृद्धि को क्या कहा जाता है? ये कह रहा है अभी मांस आने पर मुख से लार आनी ही है, लेकिन इससे पहले भी जब वो प्रशिक्षक है वो सीढ़ियों से आता है तो उसको खटखट की जो आवाज़ सुनाई देती है कदमों की, तो उससे भी लार आती है। तो इससे आप क्या समझते हैं? इस समृद्धि को क्या कहा जाएगा? विलोपन कहा जाएगा, बिना शर्त प्रोत्साहन अनुकूलित उत्तेजना कहा जाएगा या फिर तत्परता कहा जाएगा? क्या कहा जाएगा दोस्तों? तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 3 अनुकूलित उत्तेजना कहलाती है, उत्तेजना कहलाएंगे दोस्तों इसको। स्टिमुलस है दोस्तों ये। तो यहाँ पर क्या होगा कि जैसे ही वो आता है उसको पता है कि अब ये आवाज आ रही है तो इसके बाद में खाना आने वाला है, तो इसको हम अनुकूलित उत्तेजना के रूप में रखेंगे दोस्तों। ये पावलोव का जो सिद्धांत है वो आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, यहाँ से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए आप इसको बड़े ध्यान से देखिएगा। या तो ये है या फिर थॉर्नडाइक वाला है। आगे प्रश्न की बात करें, बच्चे और उसके मानसिक क्रियाओं के बीच अंतः क्रिया की प्रक्रिया की निरंतर प्रक्रिया के माध्यम से विकसित होती है, यह सिद्धांत में प्रतिबिंबित होता है। बच्चे और उसके मानसिक क्रियाओं के बीच अंतः क्रिया की निरंतर प्रक्रिया यानी बारंबार प्रक्रिया से जो भी अधिगम विकसित होता है, यह सिद्धांत किस पर आधारित है दोस्तों? थॉर्नडाइक का अधिगम सिद्धांत है, पियाजे संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत है, टोलमैन संकेत अधिगम है या फिर कोहलर का अधिगम सिद्धांत है। यहाँ देखिए निरंतर अंतःक्रिया की बात की जा रही है, तो दोस्तों बताइएगा, सही आंसर चेक करिएगा, वो है हमारा नंबर 2 पियाजे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कहलाता है। तो कौन सा सिद्धांत है दोस्तों? वो पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत कहलाता है। बात करें अगले प्रश्न की, अधिगम अंतरण का थॉर्नडाइक सिद्धांत कहा जाता है। अधिगम अंतरण का थॉर्नडाइक सिद्धांत कौन सा है? समानता का सिद्धांत है, अनुरूप तत्वों का सिद्धांत है, औपचारिक नियमों का सिद्धांत है या फिर इनमें से कोई नहीं। हमें बताना है अधिगम अंतरण का थॉर्नडाइक सिद्धांत कौन सा है दोस्तों। क्या है सही आंसर? तो चेक करिएगा दोस्तों, वो है हमारा नंबर 2 अनुरूप तत्वों का सिद्धांत। अधिगम अंतरण का थॉर्नडाइक सिद्धांत कौन सा है? अनुरूप तत्वों का सिद्धांत है।
निम्न में से सीखने का नियम नहीं है तत्परता का नियम, तनाव का नियम, प्रभाव का नियम या फिर अभ्यास का नियम। देखिएगा सीखने का नियम कौन सा नहीं है। थार्नडाइक ने जो सीखने के नियम दिए हैं उनसे ये प्रश्न पूछा जा रहा है। आपको बताना है सीखने का नियम कौन सा नहीं है। सीखने के मुख्य नियम और गौण नियम, दो प्रकार के नियम इनके द्वारा दिए गए थे। मुख्य नियम जो है वो उनमें से ये प्रश्न पूछा गया है, तो चेक करिएगा सही आंसर वो है हमारा नंबर 2, तनाव का नियम नहीं होता है। ये 1, 2 और 3 ये मुख्य नियमों की श्रेणी में आते हैं। और एक बात का और ध्यान रखिएगा, सीखने के सिद्धांत तो बहुत लोगों के द्वारा दिए गए, लेकिन सीखने के जो नियम है वो केवल थार्नडाइक ने दिए थे। यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के ज्ञान को सीखने में सहायता करता है तो उसे कहते हैं नकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण, सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण या फिर सीखना। हमने कहा पूर्व ज्ञान, जो पहले हमने चीज सीखी है वो दूसरे को सीखने में सहायता करती है तो उसे कहते हैं, क्या कहेंगे दोस्तों? सही आंसर चेक करिएगा वो हमारा नंबर 2। अगर ये पहली चीज सीखी है दूसरे को सीखने में पॉजिटिव है तो सकारात्मक स्थानांतरण, अगर वो बाधा उत्पन्न करती है तो नकारात्मक कहेंगे। जैसे साइकिल के बाद में स्कूटर चलाते हैं तो थोड़ी बैलेंसिंग में आसानी रहती है, इसलिए उसको पॉजिटिव कहेंगे। लेकिन कई बार देखिएगा जैसे हमने एक चीज़ सीख ली वो दूसरी चीज़ को सीखने में बाधा उत्पन्न करती है तो फिर हम उसे नकारात्मकता की श्रेणी में लेते हैं। 9वें प्रश्न को देखिएगा, अधिगम अंतरण का थार्नडाइक सिद्धांत कहलाता है समानता का, अनुरूप तत्वों का, औपचारिक नियमों का सिद्धांत या फिर इनमें से कोई नहीं। अधिगम अंतरण का थार्नडाइक सिद्धांत कहलाता है दोस्तों, सही आंसर हमारा वो है नंबर 2, अनुरूप तत्वों का सिद्धांत कहलाता है। अगले प्रश्न को देखिएगा, समस्या के अचानक समाधान की वकालत करने वाला सिद्धांत कौन सा है? संक्रियात्मक सिद्धांत, सूझ का सिद्धांत, प्रत्यक्ष एवं भूल का सिद्धांत या फिर अनुबंधन का सिद्धांत। ये कह रहा है कि समस्या का समाधान जो है वो अचानक से मन में आता है, तो ऐसे सिद्धांत का नाम क्या है? तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 2, सूझ का सिद्धांत होता है ऐसा। देखिएगा सूझ का सिद्धांत क्या कहता है कि हम देखिए अवलोकन या जो वो तो बाद की बातें हैं, जो सीखने की जो बात है हमारी, यानी हम कैसे सीखते हैं, तो सूझ कहती है हम अचानक से किसी समस्या का समाधान के द्वारा सीखते हैं। जैसे पिंजरे के अंदर जब उसको बंद किया गया था चिंपैंजी को, तो चिंपैंजी ने उस पूरे का अवलोकन किया और अचानक से उसके दिमाग में सूझ विकसित हुई कि मैं ये बॉक्स यहाँ रखूँ तो मैं इसको उतार सकता हूँ। तो इसके अनुसार जो है अचानक समाधान की वकालत की जाती है। जैसे आपने देखा भी होगा, आप कई बार मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन निकाल रहे हैं तो प्रश्न को देखते देखते आपको नहीं पता क्या होने, अचानक से आपके दिमाग में आता है कि अरे इसमें ये क्रम चल रहा है दोस्तों, तो यही हमारी सूझ होती है। अगले प्रश्न को देखिएगा, जब मानव शरीर के एक भाग में दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं? ऊर्ध्व अंतरण, क्षैतिज अंतरण, द्विपार्श्विक अंतरण या फिर इनमें से कोई नहीं। मानव शरीर के एक भाग में प्रशिक्षण दिया गया और उसका अंतरण जो है दूसरे भाग में भी हो जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? चेक करिएगा आंसर वो हमारा नंबर 3, उसे हम द्विपार्श्विक अंतरण के नाम से जानते हैं। 12वें प्रश्न को देखिएगा, परिवेश की वस्तु जिसे प्राणी प्राप्त करने का प्रयास करते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रबलन है, प्रेरक है, उद्दीपक है या फिर प्रलोभन है? वह वस्तु जिसे प्राणी प्राप्त करने का प्रयास करता है उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 3, उसे हम कहते हैं उद्दीपक। अगले प्रश्न को देखिएगा, निम्न में से कौन सा सही है? आपको बताना है तथ्य, ज्ञान प्राप्त करना, सूचना, बोध और प्रज्ञान। ये क्रम दिया गया है दोस्तों किस प्रकार से हम सीखते हैं, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा सारे ऑप्शन को और बताने का प्रयास कीजिएगा कौन सा है सही आंसर। तो दोस्तों अगर आपने सारे पढ़ लिए हैं तो आंसर चेक करिएगा दोस्तों, वो हमारा नंबर 3। सबसे पहले फैक्ट होते हैं, फैक्ट से सूचना बनती है, सूचना से ज्ञान आता है, फिर बोध आता है, फिर प्रज्ञान आता है दोस्तों। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? बड़ा अच्छा और आसान सा प्रश्न है। अभ्यास एवं भूल का सिद्धांत जो है वो किसके द्वारा दिया गया? तो दोस्तों सही आंसर है पावलोव, हेगार्टी, थॉर्नडाइक या फिर हल। चेक कर लीजिएगा, सही आंसर हमारा थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक क्या कहते थे? व्यक्ति जो भी सीखता है प्रयत्न एवं भूल के द्वारा सीखता है दोस्तों, इसलिए जो है बार बार प्रयास करना चाहिए और गलतियां भी होगी लेकिन धीरे धीरे गलतियों की संख्या कम होती चली जाएगी। अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था? हल ने, वॉटसन ने, थॉर्नडाइक ने या फिर स्किनर ने? अभिक्रमायोजित अधिगम, अभिक्रमित अनुदेशन भी कह सकते हैं। अभिक्रमायोजित अधिगम किसने दिया? तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 4, स्किनर के द्वारा दिया हुआ है। कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है? हमने कहा क्लास टीचिंग जो है हमारी, उसमें पाठ प्रस्तावना जो है वो कौन से नियम पर आधारित है?
प्रभाव का नियम, सादृश्यता का नियम, तत्परता का नियम या फिर साहचर्य का नियम। देखिएगा दोस्तों क्या है हमारा सही आंसर, हमें प्रस्तावना से लिंक करना है, कौन सा नियम लिंक कर रहा है। तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 3, प्रस्तावना तत्परता पर आधारित होती है। जैसे कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि हम घोड़े को पानी तक तो ले जा सकते हैं लेकिन उसे पिला नहीं सकते हैं, तो बच्चे को कक्षा में बुला तो सकते हैं लेकिन उसको पढ़ाएंगे कैसे, उसके लिए उसमें तत्परता का होना आवश्यक है। सबसे पहले उसे तत्पर करना पड़ेगा। तो प्रस्तावना क्या करती है, बालक को प्रश्न पूछ करके उसको मानसिक रूप से तैयार करती है, तत्पर करती है। प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय द्वारा दिया गया, किसके द्वारा, टोलमैन, बांडुरा, थांडाइक या फिर कोहलर के द्वारा। प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया दोस्तों, सही आंसर क्या है, टोलमैन, बांडुरा, थांडाइक या फिर कोहलर। दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 2, प्रेक्षणात्मक अधिगम जो है वो बांडुरा के द्वारा दिया गया। अभ्यास कारण व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है, अभ्यास के कारण व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है वृद्धि, अधिगम, परिपक्वता या फिर अभिप्रेरणा। अभ्यास के कारण जो भी व्यवहार में परिवर्तन होता है क्या कहलाता है। तो दोस्तों सही आंसर है हमारा नंबर 2, अधिगम। देखिएगा अधिगम क्या होता है, व्यवहार में परिवर्तन, अब वो किसी भी प्रकार से हो। परिपक्वता से जो परिवर्तन होता है उसे हम देखिए अधिगम की श्रेणी में नहीं रखते हैं। जैसे मैच्योरिटी के साथ जो जो चीज़ें आप में आनी ही है वो नहीं आएगा, वो चीज़ें जिन्हें हमने अभ्यास के द्वारा सीखा है, यानी आप इसको अर्जित कह सकते हैं। एक अधिगम प्रक्रिया का क्रमिक लुप्त होना कहलाता है विलोपन, सामान्यीकरण, विभेदन या फिर अनुबंधन। अधिगम प्रक्रिया का लुप्त हो जाना, किसी क्रम का लुप्त हो जाना क्या कहलाता है दोस्तों, विलोपन है, सामान्यीकरण है, विभेदन है या अनुबंधन है। दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 1, वो कहलाता है विलोपन। अगले प्रश्न को देखिएगा, 20वां प्रश्न हमसे पूछ रहा है निम्न में से किसमें ऐच्छिक व्यवहार या उसके परिणामों या पूर्विकता से शक्तिशाली या कमजोर हो जाता है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन, प्राचीन अनुबंधन, सूझ अधिगम या फिर स्वतः अधिगम। निम्न में से किसमें ऐच्छिक व्यवहार या उसके परिणामों या पूर्विकता से शक्तिशाली या कमजोर हो जाता है। दोस्तों बड़ा अच्छा प्रश्न है, इसको ध्यान से पढ़िएगा तो सही आंसर आपका निकलेगा, अन्यथा गड़बड़ होने की संभावना है। तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 1, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। देखिएगा बाकी जो सारे सिद्धांत है वो SR पे चलते हैं, स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, यानी उद्दीपक आता है तो व्यक्ति क्या करता है, अनुक्रिया करता है इस उद्दीपक को देख करके। ये क्या कह रहा है, ऐच्छिक व्यवहार या उसके परिणामों या पूर्विकता से शक्तिशाली या कमजोर हो जाता है, उसके परिणाम पर डिपेंड करता है। जब देखिए रिस्पॉन्स और स्टिमुलस इसकी बात होती है, हमने कोई कार्य किया और कार्य करने के बाद में अगर उद्दीपन बल प्रदान करने वाला कोई उद्दीपन दे दिया जाए तो उस कार्य करने की दर जो है वो बढ़ जाती है। इसे ही हम क्या कहते हैं, क्रिया प्रसूत अनुबंधन के नाम से जानते हैं। क्या कहा गया, दोबारा सुन लीजिएगा, यदि हमने कोई कार्य किया और कार्य करने के बाद में कोई बल प्रदान करने वाला जो है हमें उद्दीपक मिल जाता है तो उस कार्य करने की दर जो है वो बढ़ जाती है, यही यह पूछ रहा है। दोस्तों बात करें अगले प्रश्न की, अधिगम आधारित होता है किस पर, अभ्यास पर, प्रशिक्षण पर, अनुभव पर या फिर सभी पर। अधिगम जो है वो किस पर आधारित होता है दोस्तों, तो दोस्तों सही आंसर हमारा नंबर 4, सभी पर आधारित होता है। अभ्यास भी जरूरी है, प्रशिक्षण भी जरूरी है और अनुभव भी जरूरी है। दोस्तों न्यूटन ने वृक्ष से सेब को गिरते देखा और अचानक से गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत की खोज की, यह उदाहरण कौन से सिद्धांत का है, अंतर्दृष्टि का है, चिंतन का है, विप्रेरणा का है या फिर प्रेरणा का है। क्या है दोस्तों सही आंसर, जब न्यूटन वृक्ष के नीचे बैठा था और सेब ऊपर से गिरता है तो अचानक से उसके अंदर एक जो है गुरुत्वाकर्षण के नियम की भावना जागती है, वो विचार उसके मन में आता है। दोस्तों सही आंसर है हमारा वो है नंबर 1, अंतर्दृष्टि ही होती है। ये क्या होती है, अंतर्दृष्टि या फिर हम इसे क्या कहते हैं, अचानक से कोई विचार या समस्या का हल हमारे दिमाग में आना। अधिगम प्रतिफल का तात्पर्य है, क्या है, बालक के व्यवहार में होने वाला परिवर्तन, शिक्षक की शिक्षण विधियों में परिवर्तन, पाठ्यक्रम का पूरा होना या फिर इनमें कोई नहीं। अधिगम का प्रतिफल, इसका तात्पर्य किससे लेंगे दोस्तों, बड़ा आसान सा प्रश्न है, चेक कर लीजिएगा आंसर, वो है नंबर 1, बालक के व्यवहार में होने वाला परिवर्तन। अधिगम प्रतिफल यानी अधिगम से हमें क्या मिला। तो दोस्तों अगला प्रश्न हमारा, सीखने के सिद्धांत के प्रतिपादन के लिए पावलोव ने किस पे प्रयोग किया था। पावलोव ने कुत्ते पे किया था, कबूतर पे किया था, बिल्ली पे किया था या फिर चिंपैंजी पे किया था। किस पे किया था दोस्तों, सही आंसर हमारा वो है नंबर 1, कुत्ते पर इनके द्वारा प्रयोग किया गया था। और देखिए लार वाला जो टॉपिक है वो आप सभी को याद होगा, UCS वाला, ये है ना, UCR, ये बहुत बार आता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। दोस्तों पावलोव ये कहते थे कि देखिए देखिएगा एक तो हमारे पास में
कोई स्वाभाविक उद्दीपक है तो उसके प्रति स्वाभाविक अनुक्रिया होगी, लेकिन हम उस स्वाभाविक उद्दीपक के साथ में कोई अस्वाभाविक उद्दीपक जोड़ दें तो कुछ दिन वही अनुक्रिया होती रहेगी, लेकिन एक समय के बाद में अगर हम स्वाभाविक उद्दीपक को हटा भी दें तो अस्वाभाविक के प्रति भी हमें वही अनुक्रिया देखने को मिलती है, जिसे ये अनुकूलित अनुक्रिया के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। और हमारी जो अधिकतर आदतें हैं वो इसी के कारण आती है। आप टाइप सीख रहे हैं, आप बैडमिंटन सीख रहे हैं, आप कुछ भी सीख रहे हैं, तो उसमें अधिकतम अभ्यास के द्वारा ये चीज़ें हमारे अंदर आती हैं। इनमें से कौन सी प्रविधि बालकों को अनुशासन सीखने के लिए उचित है? प्रभुत्वात्मक, प्रजातांत्रिक, अनुमतिपूर्ण या फिर निष्क्रिय प्रविधि कौन सी है? अनुशासन के लिए सबसे बेटर कौन सी रहेगी दोस्तों? तो दोस्तों सबसे अच्छा तो लोकतंत्र ही होता है। जहाँ लोकतंत्र हो हमें उसी को प्राथमिकता देनी है। अधिकतर आंसर यही हुआ करता है। अगले प्रश्न को देखिएगा। निम्न में से असुमेलित है, हमें बताना है ये 4 सिद्धांत हैं, कौन सा सही नहीं है। पुनर्बलन का सिद्धांत कोफका ने दिया, अंतर्दृष्टि का कोहलर ने, संबंध प्रतिक्रिया का पावलोव ने, उत्तेजक अनुक्रिया का थांडाइक ने। तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 1। पुनर्बलन का सिद्धांत कोफका ने नहीं दिया था, तो CH हल के द्वारा दिया गया था दोस्तों। 27वां, एक बच्चा किसी डॉक्टर को देखते ही भयभीत हो जाता है क्योंकि उसके पूर्व के अनुभव में डॉक्टर के इंजेक्शन की सुई दिए जाने से संबंधित है। यह उदाहरण है पुनर्बलन का, अंतर्दृष्टि का, प्राचीन अनुबंधन का या फिर उत्तेजक अनुक्रिया का। दोस्तों क्या है हमारा सही आंसर? ध्यान से पढ़िएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 3। इसे अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं। दोस्तों इस प्रकार के जो भी उदाहरण हैं वो इसी में ज़्यादातर आते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा एक बार किसी डॉक्टर के पास में गया, उसने सुई लगाई, 2 बार गया, 3 बार गया। अब उसके दिमाग में क्या बैठ गया कि इसको देखते ही जो है वो डरने लग जाता है, क्योंकि डॉक्टर सुई लगाता है, सुई के साथ में उसका जो है संबंध बन गया है दोस्तों। हालांकि अब वो बीमार भी नहीं है, उसके पास में सुई भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो डरता है दोस्तों। तो ये अनुकूलित अनुक्रिया की श्रेणी में आता है। हमारी जो आदत है, वापस दोहरा देता हूँ, तो वो इसी से होती है। देखा होगा जैसे कई बार आपने डोरबेल बजती है सुबह 7 बजे, तो अधिकतर 7 बजे आपके घर पे दूध आता है, तो आप बर्तन लेकर के दूध डलवाने के लिए चले जाते हैं। लेकिन एक दिन ऐसा भी होता है कि उस दिन वो थोड़ा लेट हो गया, लेकिन डोरबेल उसी समय बजी, तो आप क्या करेंगे? आप बर्तन लेकर के चले जाएंगे, लेकिन सामने कोई और भी हो सकता है दोस्तों। तो ये हमारी आदतें होती है, ये अनुकूलित अनुक्रिया की श्रेणी में आती है। 28वें प्रश्न को देखिएगा। निम्न में से किस मत के अनुसार बच्चे सिर्फ अनुबंधन द्वारा ही नहीं अपितु अन्य व्यक्तियों को देखकर व अनुकरण भी सीखते हैं? प्रयासिक त्रुटि है, सूझ है, सामाजिक अधिगम है या फिर संबंधवाद है? क्यों, कौन सा मत है? बच्चे सिर्फ अनुबंधन के द्वारा ही नहीं सीखते हैं, बल्कि अन्य व्यक्तियों को देखकर और अनुकरण करके भी सीखते हैं। ये किस में आता है दोस्तों? तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 3, सामाजिक अधिगम में। सामाजिक अधिगम तो देखने पर ही आधारित होता है। बालक का जो व्यवहार होता है वो देखकर लोगों को देख करके होता है, अपने परिवार के, अपने साथी मित्रों को देख करके ही वो चीज़ें सीखता है और व्यवहार करता है। सामाजिक अधिगम की श्रेणी में रखते हैं। व्यवहारवादी कौन सा नहीं है? इनमें से कौन सा व्यक्ति है जो व्यवहारवादी नहीं है? वॉटसन है, पावलोव है, स्किनर है, फ्रॉयड है। इनमें से कौन सा विद्वान ऐसा है जो व्यवहारवादियों की श्रेणी में नहीं आता है? दोस्तों सही आंसर चेक करिएगा, वो है हमारा नंबर 4, सिगमंड फ्रॉयड नहीं है दोस्तों, ये मनोविश्लेषणवादी हैं। निम्न में से अनुबंधन का कौन सा प्रकार उद्दीपकों के साथ साथ गठित होने पर आधारित न रहकर व्यवहार के परिणामों के प्रभाव पर निर्भर करता है? प्राचीन अनुबंधन, क्रिया प्रसूत अनुबंधन, आभासी अनुबंधन या फिर पश्चगामी अनुबंधन? निम्न में से कौन सा अनुबंधन का प्रकार है जो उद्दीपकों के साथ साथ गठित होने पर न रहकर परिणामों के प्रभाव पर डिपेंड करता है दोस्तों? क्या है सही आंसर? तो चेक करिएगा दोस्तों, 2 नंबर है क्रिया प्रसूत अनुबंधन। ऐसा एक प्रश्न अपने पीछे भी देख चुके हैं। ये देखिएगा परिणाम पर डिपेंड करता है, यानी क्रिया करने के बाद में आपको कोई उद्दीपक मिल गया, तो यहाँ साथ साथ तो नहीं है, लेकिन बाद में हुआ, किया तो उसने उद्दीपन के लिए, लेकिन यहाँ पर जो है रिस्पॉन्स पहले है, स्टिमुलस बाद में है, अनुक्रिया पहले है, उद्दीपन बाद में है, इसलिए ये क्रिया प्रसूत अनुबंधन की श्रेणी में आता है। धीमी गति से सीखने वाले बालकों के अध्यापन के लिए सबसे अधिक उपयोगी है? थांडाइक का, क्रिया प्रसूत, थर्स्टन का सिद्धांत या फिर कोहलर का सिद्धांत? धीमी गति से सीखने वाले जो बालक हैं उनके लिए। तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 1, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत जो है वो इम्पोर्टेंट है। इसमें बच्चा धीरे धीरे करता सीख जाता है किसी चीज़ को। अंतर्दृष्टि पैदा होने के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? आपको बताना है। इनमें से सत्य नहीं है। अंतर्दृष्टि अचानक पैदा होती है, प्रत्यक्षीकरण पर निर्भर करती है। अंतर्दृष्टि तब पैदा होती है जब व्यक्ति किसी परिस्थिति के विभिन्न अंगों के बीच संबंध देख लेता है। अंतर्दृष्टि धीरे धीरे पैदा होती है। कौन सा सत्य नहीं है दोस्तों?
तो दोस्तों सही आंसर हमारा नंबर 4। अंतर्दृष्टि धीरे धीरे पैदा नहीं होती, ये अचानक से पैदा होती है। तो वैसे भी देखते हैं इन दोनों में से एक ही सही हो सकता था, तो ये सही है, तो ये अपने आप गलत हो गया दोस्तों। साइकिल सीखने के बाद में स्कूटर सीखने में प्रशिक्षण का स्थानांतरण होगा धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य या फिर गति स्थानांतरण। हमने साइकिल सीख ली, फिर स्कूटर सीखने में मदद मिलती है तो सकारात्मक, अगर देखिए दिक्कत आती है तो नकारात्मक होगा। कौन सा होगा? धनात्मक, क्योंकि बैलेंस बनाने में हमें कहीं ना कहीं हेल्प ही मिलती है। साइकिल चलाने वाले स्कूटी चलाना भी जल्दी सीख लेते हैं दोस्तों। अनुभवों के कारण व्यवहार में होने वाला अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तनों को क्या कहा जाता है? अभिप्रेरणा, संवेग, अधिगम या फिर स्मृति। अनुभवों के कारण व्यवहार में होने वाला अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है दोस्तों। स्थायी तो है लेकिन कैसा? पूर्णतया नहीं, अपेक्षाकृत है, यानी अधिकतर हम इसको स्थायी मान करके चलते हैं। तो दोस्तों सही आंसर हमारा क्या होगा? वो होगा अधिगम। अधिगम जो है वो अपेक्षाकृत स्थायी होता है। अगर आपसे पूछा जाए व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है, लेकिन क्या ये स्थायी होता है? तो अपेक्षाकृत स्थायी है, यानी हम इसको स्थायी की श्रेणी में ही लेकर के चलते हैं। टंकण कार्य या कंप्यूटर पर यदि निरंतर अभ्यास नहीं करते हैं तो वह भूल जाते हैं। ये किस सिद्धांत के अनुसार है? पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन, स्किनर की क्रियाप्रसूत अनुबंधन पर, बांडोरा के अवलोकन पर, या फिर थार्नडाइक के सिद्धांत के अनुसार। क्या है दोस्तों सही आंसर? आई होप आपने आंसर अच्छे से पढ़ लिए होंगे ऑप्शन, और प्रश्न भी देख लिया होगा, तो चेक करिएगा। सही आंसर हमारा नंबर 4। ये अभ्यास और अनभ्यास का जो सिद्धांत है, अभ्यास में ही आता है अनभ्यास का सिद्धांत। तो ये क्या कहता है कि जैसे किसी कार्य को हम बार बार करते रहते हैं तो स्ट्रांग रहेगा उसका दिमाग में जो अधिगम हुआ है, लेकिन हम किसी कार्य को करना छोड़ देते हैं, लंबे समय तक नहीं करते हैं, तो उसे भूल भी जाते हैं। गेस्टाल्टवादियों के अनुसार व्यक्ति किसी वस्तु को देखता है किसी विशेष भाग के आधार पर, समग्रता के आधार पर, कुछ भागों के आधार पर या आवश्यकता के अनुरूप। गेस्टाल्टवादी। तो दोस्तों सही आंसर क्या है हमारा? वो है नंबर 3। गेस्टाल्ट का तात्पर्य समग्रता से लेते हैं। वो किसी चीज़ को, जैसे कार है तो कार को पूरा देखता है, किसी एक हिस्से को नहीं देखता है। ये जो है वो पूर्ण से अंश की ओर चलने वाली विधि है। क्रिया की सफलता से संतोष और असफलता से अंतोष होता है। यह थार्नडाइक के किस नियम की ओर संतोष करता है? अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, या फिर एक प्रतिक्रिया का नियम। दोस्तों हमने क्या कहा? सफलता से संतोष, सफलता से संतोष और असफलता से असंतोष बिल्कुल मिलता ही है, लेकिन ये थार्नडाइक का कौन सा नियम है दोस्तों? चेक करिएगा। सही आंसर हमारा नंबर 3 प्रभाव का नियम है। अगर हमें संतोष मिलता है तो हम उस कार्य को सीख लेते हैं, अगर असंतोष मिलता है तो हम उसको छोड़ देते हैं। प्रभाव काफी इंपॉर्टेंट होता है। किसी क्रिया को बार बार दोहराने से उसका संबंध दृढ़ हो जाता है। उक्त कथन थार्नडाइक के किस नियम से संबंधित है? हमने कहा किसी क्रिया को बार बार दोहराने से, तो बार बार दोहराना क्या होता है दोस्तों? बिल्कुल सही है आपका आंसर, अभ्यास ही होता है, तो अभ्यास का नियम इससे संबंधित है। अधिगम का उद्देश्य पूर्ण व्यवहारवाद का सिद्धांत दिया। अधिगम का उद्देश्य पूर्ण व्यवहारवाद, थार्नडाइक ने, पावलोव ने, हल ने, या फिर कोहलर ने? अधिगम का उद्देश्य पूर्ण व्यवहारवाद दिया था। सही आंसर चेक करिएगा, वो है नंबर 3 हल के द्वारा दिया गया था। ज्ञान और अभिवृद्धि की प्राप्ति अधिगम है। क्या कहा? ज्ञान और अभिवृद्धि की प्राप्ति अधिगम है। ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई? थार्नडाइक के द्वारा, पावलोव के द्वारा, क्रो एंड क्रो के द्वारा, या फिर कोहलर के द्वारा? ज्ञान और अभिवृद्धि की प्राप्ति अधिगम है, ये परिभाषा दी थी क्रो एंड क्रो ने। ये हमारा सही आंसर है। व्यक्ति जब दूसरे को कुछ करते देखकर स्वयं भी कार्य करना सीखता है तो कहलाता है क्रियाप्रसूत अधिगम, प्राचीन अनुबंधन, सूझ द्वारा सीखना, या अवलोकन द्वारा सीखना। जब हम किसी दूसरे को करते हुए देखते हैं तो खुद भी करते हैं और सीखते हैं, ये कहलाता है दोस्तों। सही आंसर हमारा नंबर 4 अवलोकन ही कहलाएगा दोस्तों। और ज्यादातर चीजें हम अवलोकन के द्वारा सीखते हैं। मैं अपनी चाबियां मेरे टेलीफोन के पास की कुंटी पर टांगता था, अब मैं चाबियां रखने की जगह बदल दी, फिर भी चाबियां लेने कुंटी के पास जाता हूँ। यह उदाहरण है अनुबंधन का, प्रयत्न एवं भूल का, लापरवाही का, या फिर अभिप्रेरणा का। दोस्तों बताइएगा। आई होप ये क्वेश्चन सभी का सही होगा, तो चेक कर लीजिए आंसर नंबर 1। ये अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत है दोस्तों, क्योंकि जगह बदल दी लेकिन फिर भी आप वहीं जाते हैं, ये आदत हो चुकी होती है दोस्तों। आदतें सारी इसी में आती है, अनुबंधन पे होती हैं। क्लासिकल अनुबंधन में भोजन के प्रति लार की अनुक्रिया है। यूसीएस है, सीएस है, और सीआर है, या फिर यूसीआर है? ये प्रश्न पूछा भी गया है और दोस्तों उलझा देता है, इसलिए आपको इसको सही करना अनिवार्य है, बहुत जरूरी है। तो सही आंसर पहले चेक कर लीजिएगा, नंबर 4 है, उसे हम कहते हैं यूसीआर, अनकंडीशनड रिस्पॉन्स। अनकंडीशनड यानी ये कौन सी है? स्वाभाविक है।
ये कौन सी है? ये स्वाभाविक अनुक्रिया है दोस्तों। अस्वाभाविक कौन सी होगी? ये होगी अस्वाभाविक या अनुकूलित होगी, कंडीशन हो गई है किसके साथ में? जब घंटी आ गई तो कंडीशन हो गई, घंटी आ गई तो फिर कंडीशन हो गई, इसलिए ये अनुकूलित हो जाएगी, घंटी के साथ में अनुकूल हो गया। तो अगर घंटी आती है तो ये CR वाला होगा, अगर घंटी नहीं है तो फिर स्वाभाविक है दोस्तों। भोजन के प्रति लाभ आना, इसको यहाँ पर हम बड़ा देख करके कर देते हैं। यू का मतलब अनकंडीशनड है, और कंडीशनिंग हो गई तो यानी बंद बन गया किसके साथ में? घंटी के साथ में। इस चीज को याद रखिएगा दोस्तों। अगर घंटी है दोस्तों, अगर घंटी है दोस्तों, घंटी के अगर साथ में लार आ रही है, घंटी के साथ में लार आ रही है तो वो कंडीशनड है। अगर बिना घंटी के लार आ रही है तो वो अनकंडीशनड है। आई होप आप इस बात से समझ जाएंगे दोस्तों। घंटी कंडीशन का है और बिना घंटी कोई कंडीशन नहीं है दोस्तों। तो बिना कंडीशन के स्वाभाविक है और कंडीशन जो है वो अनुकूलित है। अगले प्रश्न को देखिएगा दोस्तों। गेस्टाल्टवादियों के अनुसार सबसे जरूरी है क्या होता है? संवेदना, व्यक्तित्व, संप्रत्यय या फिर सूझ। गेस्टाल्टवादियों के अनुसार सबसे जरूरी क्या होगा दोस्तों? इनमें से सही आंसर चेक करिएगा, वो है नंबर 4, सूझ से ही व्यक्ति सीखता है। कौन सा अधिगम से प्रत्यक्ष प्रभावित होता है? डायरेक्ट जो इफेक्ट में आता है, इम्पैक्ट में आता है, प्रतिवर्ती क्रिया, विकास, वृद्धि या फिर प्राथमिक अभिप्रेरणा। कौन सा ऐसा है जो अधिगम से प्रत्यक्षतः प्रभावित होगा? डायरेक्ट। तो दोस्तों सही आंसर हमारा नंबर 2, अधिगम से विकास प्रभावित होता है, विकास अधिगम से ही होता है। निम्न में से किससे ऐच्छिक व्यवहार उसके परिणामों या पूर्विकता से शक्तिशाली या कमजोर हो जाता है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन, प्राचीन अनुबंधन, सूझ अधिगम या फिर स्वतः अधिगम। निम्न में से किससे ऐच्छिक व्यवहार या उसके परिणामों या पूर्विकता से शक्तिशाली या कमजोर हो जाता है? तो दोस्तों सही आंसर है हमारा नंबर 1, क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है? क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत। इसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं अगले प्रश्न के। सीखने के वक्र हैं, सीखने के प्रगति के सूचक हैं, सीखने के मौलिकता के सूचक हैं, सीखने के गत्यात्मक स्वरूप के सूचक हैं, सीखने की रचनात्मकता के सूचक हैं। दोस्तों क्या है सही आंसर? सीखने के वक्र। तो दोस्तों सही आंसर हमारा नंबर 1, सीखने की प्रगति के। जैसे जो भी हमने सीखा उसको एक वक्र पे अगर अपने ढालते हैं तो वो सीखने का वक्र कहलाता है दोस्तों। अगले प्रश्न को देखिएगा। अधिगम और प्रशिक्षण का स्थानांतरण उस सीमा तक संभव होता है जहां तक नवीन व पुराने विषयों में समानता पाई जाती है। उपरोक्त विचार का समर्थक है। कौन है ऐसा? यानी अधिगम का स्थानांतरण उतना ही होगा जितना नए और पुराने विषयों में समानता होगी। थांडाइक है, वुडवर्थ है, चार्ल्स जुड है या फिर सोरेनसन है। क्या है दोस्तों सही आंसर? तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 1, थांडाइक है। कौन है इसके समर्थक? थांडाइक। अधिगम प्रक्रिया से तात्पर्य बालक में उपयुक्त व्यवहारिक क्रियाओं द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना है। व्यवहार द्वारा व्यवहार में परिवर्तन, ये परिभाषा किसकी है दोस्तों? बड़ी अच्छी परिभाषा है। आप इसको डायरेक्ट देखेंगे तो व्यवहार के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन। तो दोस्तों सही आंसर क्या है? थांडाइक है, वुडवर्थ है, गिलफोर्ड है या फिर सोरेनसन। तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है गिलफोर्ड। गिलफोर्ड जो है व्यवहार के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन। इसके बाद में देखिएगा अंतिम प्रश्न है आज का हमारा। अधिगम के किस कारक को अध्यापक विकसित नहीं कर सकता? इनमें से कौन सा है जिसको अध्यापक विकसित नहीं कर सकता? परिपक्वता, रुचि, एकाग्रता या फिर अभिप्रेरणा। क्या है दोस्तों सही आंसर? तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 1, वो परिपक्वता को विकसित नहीं कर सकता, वो अपने आप आती है उम्र के साथ में। ये तीनों चीजें वो विकसित कर सकता है दोस्तों। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे प्रश्न। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ में शेयर कर देना, और चैनल पे पहली बार आए हो या फिर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, क्योंकि इस तरह के क्वालिटी एजुकेशन वीडियो आपको डेली यहाँ पर मिलते रहते हैं दोस्तों। मिलते हैं कल के टेस्ट में कुछ और प्रश्नों के साथ, कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक बने रहे हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।